हेलो दोस्तों, इस आर के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन को जानने से पहले कुछ प्रकाश के बारे में जान लेंगे। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण हम लोग समझेंगे। गुण का मतलब होता है कि प्रकाश किस दिशा में जा रही है, प्रकाश की चाल क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर गुण का मतलब हुआ कि मेरा गुण क्या है, हम बच्चों को खूब मारते हैं कि बच्चों को खूब पीटते हैं, तो जो मेरा गुण है, जो मेरा अंदर जो बखूबी है, उसी को हम लोग गुण कहते हैं। तो उसी तरह से प्रकाश का हम लोग देखें गुण कि प्रकाश का गुण है क्या, प्रकाश कैसे चलती है, किस दिशा में चलती है ना, उसी को हम लोग गुण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पहला में हम लिखवाएं प्रकाश के गुण में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी कहिए, अच्छा इनको कहेंगे सरल। तो सरल का मतलब होता है सीधी रेखा में, ठीक है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, कभी भी वो टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है प्रकाश। जैसे मान लीजिए ये मेरा लाइट है, तो लाइट है, जैसे ही हम लाइट को बारेंगे तो प्रकाश यानी कि सरल रेखा में इस तरह से आपको सीधी रेखा में ये गमन करती है। और नंबर 2 में है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो प्रकाश होता है वह विद्युतीय तरंग होती है ना, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का मतलब होता है रास्ता और संचरण का मतलब होता है यात्रा, यानी कि प्रकाश को यात्रा करने के लिए किसी भी रास्ता की आवश्यकता नहीं होती है। इतना समझ लीजिए कि माध्यम का मतलब होता है रास्ता और संचरण का मतलब होता है यात्रा। यानी कि हम लोग भी जानते हैं कि प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी रास्ता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को हम जहाँ से बारेंगे वहीं से, मतलब जो प्रकाश है वो आपको किसी भी दिशा में यानी सीधी रेखा में चलना प्रारंभ कर देती है। उनके लिए अलग से रास्ता की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आगे है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। अपारदर्शी का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार न जाता हो उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो अगर प्रकाश के रास्ते में कोई भी अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है तो उनका छाया बनाता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, तो यहाँ लाइट आ रहा है तो आपको दिखाई देता होगा कि देखिए मार्कर का छाया बन रहा है। मार्कर कौन सी है? अपारदर्शी पदार्थ है, इनसे प्रकाश आर पार होकर नहीं जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये अपारदर्शी पदार्थ है। इनका देख लीजिए कि लाइट के आगे हम जब सामने रख देंगे अपारदर्शी पदार्थ को तो इनका छाया बनता है पीछे की ओर, जो यहाँ पर छाया दिखाई देता होगा आप लोगों को। अब देखिए लास्ट में है नंबर 4 है जो गुण है कि प्रकाश की चाल है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात का मतलब होता है बिना हवा के। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। जैसे 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है और इनका 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए अब अगला टॉपिक में हम लोग चलेंगे। और प्रकाश के परिवर्तन के बारे में समझेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा सतह है, इस सतह से कोई प्रकाश की किरणें आती है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें आती है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। जैसे मान लीजिए मेरा माध्यम हवा हुआ, तो देखिए हवा में आ रहा है प्रकाश की किरणें,
किसी सतह से टकराया और इसी माध्यम में यानी कि फिर हवा में दोबारा ये पुनः टकरा कर लौट गया, तो इस लौटी गई जो प्रकाश की किरणें हैं इन्हीं को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिए वही फॉर्म यहाँ लिखे हैं कि जब प्रकाश किरणें, कोई भी प्रकाश किरण हो, किसी सतह से टकराकर, और ये मैं सतह बना दिया, ये सतह है, इसको हम बोलते हैं चिकनी सतह या समतल दर्पण कह सकते हैं। तो जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहे कि मेरा मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर मेरा हवा माध्यम हो गया, तो हवा में ही प्रकाश किरणें आ रही है और सतह से टकराती है और हवा में पुनः वापस लौट जाती है। तो जो किरण टकरा कर वापस लौट जाती है उस किरण को ही कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें कुछ शब्द आएंगे, वो हम देख लेंगे कि जो प्रकाश आती है तो उनको कौन किरण कहते हैं, जब प्रकाश जाती है तो उनको कौन किरण कहते हैं, और जो सतह पर ये बिंदु बन रहा है तल में, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं। अब पारापारिक शब्द को हम समझेंगे। और जैसे लिखा है आपतित किरण, सबसे इसको समझने से पहले आप इसको यहीं पर हम देख लेंगे कि जो प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है तो उसको कहेंगे आपतित, और पड़ने के बाद जो लौट जाती है उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित। उस तरह से लिखवाए भी है कि आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो किसी सतह पर, मैं पहले ही बताया, ये मान लो सतह हो गया, और किसी सतह पर जो ये किरण पड़ रही है, ये जो किरण पड़ रही है, इस किरण को ही हम कहते हैं आपतित किरण। अब देखिए आगे है आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए कि मेरा ये सतह है, आपतित किरण इस सतह से यहाँ पर टकरा गई, जहां आपतित किरण टकराएगी उस बिंदु को ही हम कहेंगे आपतन बिंदु। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जिस बिंदु पर आपतित किरण यानी कि किसी सतह से टकराती है तो उनको कहेंगे हम लोग आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकराती है तो उसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु कहेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है परावर्तित किरण, यानी कि जिस माध्यम में चलकर आपतन बिंदु की सतह पर आती है उसी माध्यम में लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग परावर्तन कोण, आपतन कोण पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग अभिलंब बता रहे हैं। अभिलंब किनको कहते हैं देखेंगे। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। मान लीजिए कि मेरा ये समतल सतह है, चिकना सतह है, इस किसी भी बिंदु पर, यहाँ चाहे यहाँ किसी भी बिंदु पर जो हम ये लंब खींच देते हैं, जो 90 डिग्री का जो ये कोण बन जाता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। यानी कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। कोई भी समतल सतह है और वहां पर जैसे मान लीजिए कि सतह मेरा समतल है और यहाँ पे एक बिंदु डाल देते हैं, ऐसे लंब जो खींचेंगे इसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो यहाँ देख लीजिए मेरा जो फिगर है प्रकाश का परावर्तन का, इसमें ये आपतन बिंदु पर ये जो लंब खींचे हैं इन्हीं को कहते हैं अभिलंब कहते हैं। और यहाँ देखिए आपतन कोण, आगे देखते हैं आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी कि देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो दोनों के बीच में ये जो कोण बनता है ना, इस कोण को ही हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच
जो कोण बनता है इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। अब आगे देखते हैं कि परावर्तन कोण है, तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। एंड देखते हैं फिगर में कि ये परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है दोनों के बीच में, यानी ये अभिलंब हुआ, ये मेरा परावर्तित किरण हुआ, दोनों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अ से हुआ आपतित किरण और ये अभिलंब है, तो अ से आपतित किरण हुआ, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहेंगे आपतन कोण। इसे कि देखते हैं कि हम आपतन में भी अ लगा हुआ है और यहाँ पर एक और कोण है परावर्तन, तो परावर्तन में आपको प लगा हुआ है, यानी कि परावर्तित किरण में भी प है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन जाता है उसको बोलेंगे परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहेंगे आपतन कोण कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखेंगे कि प्रकाश के कितने नियम होते हैं। तो हम प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1 में है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हम देख रहे हैं कि ये मेरा आपतित किरण है और ये मेरा परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है। तीनों जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तल में वही समतल, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये मेरा तल है, समतल है, तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और यहाँ एक होता है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 में है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर R। यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और यहाँ पर आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उनको कहते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। यानी कि आपतन कोण को इंडिकेट करेंगे I से और परावर्तन कोण को इंडिकेट करेंगे R से। हम कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R, यानी कि कोण I का मान होगा 30 डिग्री और कोण R का मान भी 30 डिग्री ही होता है। और कोण I का मान 50 है तो R कितना होगा, वो भी 50 होगा। और यहाँ देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया कि ये I का मान 50 है तो यहाँ पर कोण कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये लंब होता है ऐसे पूरा 90 डिग्री का होता है। जब ये 50 हो गया तो ये मेरा 40 होगा। जैसे कि दोनों यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, हम ये जो अभिलंब होता है ये पूरा 90 होता है, तो ये 50 है तो ये 40 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 40 50 90 होगा। तो इस तरह से जितना यहाँ I का मान है 50 और यहाँ के कोण पूछाएगा कि यहाँ कितना होगा, यहाँ कोण 40 बनेगा। तो उसी तरह से आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि जब ये कोण 30 डिग्री है R के मान, तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगला इनके आगे जो टॉपिक होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। इस आर के स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।